हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस क्लास में हम इन धन विधेयक के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने आर्टिकल 108 तक पढ़ लिया है। आज हम 109, 110 और उससे आगे देखेंगे। तो अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो रही धन विधेयक की बात, तो धन विधेयक के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस पे लोकसभा का पूरा पूरा अधिकार होता है। ठीक है, राज्यसभा की इस पे ज्यादा अधिकार नहीं होता है। और धन विधेयक की परिभाषा अगर बोलेगा तो आर्टिकल 110 है। ठीक है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है। लेकिन अगर धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में पूछता है, ठीक है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 109 है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के बारे की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। मतलब उससे रिलेटेड क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट हैं जो पता होने चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, जैसे लोकसभा का अधिकार है, सरकारी विधेयक है, किसकी अनुमति से पेश किया जाता है, क्या होता है, इसकी धन विधेयक किस प्रोसीजर से गुजरता है, उस पूरी प्रक्रिया को बताया गया है आर्टिकल 109 में। ठीक है, और आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा को समझाया गया है। उसमें कौन कौन से विषय शामिल हो तो धन विधेयक कैसे कहलाएगा, ये सबको 110 में बताया गया है। तो पहले देखते हैं आर्टिकल 109 धन विधेयक की प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है कि धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है। ठीक है, याद रखना है इसको। धन विधेयक क्या होता है, एक सरकारी विधेयक होता है। ठीक है, सरकारी विधेयक होता है। जब धन विधेयक पेश करना होता है ना, उससे पहले ही राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, धन विधेयक आगे जाके बजट बनता है, इसीलिए इसको याद रखना है। ठीक है, बजट 100 आगे जाके बजट बनता है। ठीक है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण औपचारिक नाम है और हम बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से इसे पेश किया जाता है। धन विधेयक को पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, क्यों लोकसभा में पेश किया जाता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि यही धन विधेयक आगे जाके बजट बनने वाला है। ठीक है, बजट किसके लिए होता है, जनता के लिए होता है। और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, राज्यसभा में भी प्रतिनिधि बैठते हैं पर वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं। इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि जो बजट होता है उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक को भी लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, यही आगे जाके बजट बनने वाला है, याद रखना है। और जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ना, उसका इसमें पूरा पूरा अधिकार होता है कि लोकसभा अध्यक्ष ये निर्धारित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज देख के वो निर्धारित करेंगे कि इसमें धन विधेयक वाली कोई बात है या फिर इसे ऐसे ही धन विधेयक माना जा रहा है। ठीक है, स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती। स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, जो अध्यक्ष बोल देंगे वही अंतिम निर्णय होगा। अध्यक्ष अगर बोलते हैं कि ये धन विधेयक है तो है, और नहीं है बोल देते हैं तो नहीं है। हमने क्या क्या पढ़ा, सरकारी विधेयक है, लोकसभा में पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है, स्पीकर ये निर्धारित करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। अब विधेयक गया राज्यसभा में। मैंने आपको बताया था कि कोई विधेयक दोनों सदनों से एक ही रूप में पारित होना चाहिए। ठीक है, ये विधेयक भी दोनों सदनों से एक ही रूप में पारित होता है, लेकिन राज्यसभा का इसमें कोई अधिकार नहीं है। न तो वो संशोधन कर सकती है, न ही अस्वीकार कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा वो 14 दिन तक अपने पास रखेगी, 14 दिन तक रोक के रख लेगी। ठीक है, लेकिन वो लोकसभा से पारित हो गया मतलब उसे पारित ही माना जाता है। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 14 दिन डिले करा सकती है, लेकिन उसे ना तो वो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसे वो संशोधन कर सकती है। ठीक है, केवल उसे लोकसभा को क्या कर सकती है, वो लोकसभा को बोल सकती है कि आप ये संशोधन कर लो। ठीक है, लोकसभा को सुझाव दे सकती है संशोधन के लिए, लेकिन लोकसभा सुझाव मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, जैसे राज्यसभा ने लोकसभा को बोल दिया कि देखो ये चीज धन विधेयक में नहीं होना चाहिए और ये आपके धन विधेयक में है, तो आप इसे सुधार लो करके। ठीक है, तो अगर लोकसभा मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है विधेयक, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति से मतलब पुनः विचार के लिए, मतलब दोबारा नहीं लौटा सकते। ठीक है, राष्ट्रपति से दोबारा नहीं लौटा सकते हैं। क्यों नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की अनुमति से पेश किया गया है। याद रखना है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है, इसीलिए इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है।
अब देखते हैं आर्टिकल 110। तो आर्टिकल 110 क्या है? आर्टिकल 110 ना धन विधेयक की परिभाषा बताता है। मैं आपको एक कोड दे रही हूँ, रामबाण कोड है, याद कर लेना। एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सीजीपीएससी हो, एसएससी, एनटीपीसी, कहीं भी पूछ लेगा ना धन विधेयक के बारे में तो यूं सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 4 पॉइंट याद रखना है, क स री लो। ठीक है, क्या क्या याद रखना है हमको? क स री और लो। ठीक है, कर से आपको याद रखना है कर, स से संचित निधि, री से ऋण, ऋण को उधार के नाम से भी बोल सकते हैं ऋण, री से ऋण और लो से लोक लेखा। याद रखना है क स री लो, क स री लो, 5 बार बोलो याद हो जाएगा। धन विधेयक 110 क स री लो, ऐसे करके याद रखना। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में यही 4 चीजों को आपको रट के रखना है। ठीक है, क स री लो याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित शर्तें बताई गई हैं। क्या क्या शर्तें हैं? वो शर्तें मतलब कौन कौन सी चीजें होंगी तब कोई विधेयक धन विधेयक होगा। ठीक है, किसी को कर लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित किया जाना या विनियमित किया जाना। ठीक है, कर, कर में क्या करेंगे? कर आया यहाँ पे। ठीक है, कर पॉइंट को पकड़ना है हमको। कर या तो लगाया जाता है, या तो समाप्त किया जाता है, या फिर चेंजेस होते हैं उसमें, या फिर उसका विनियमन होता है। ठीक है, नियम में बदलाव हो जाते हैं कर के। तो कर को या तो लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित किया जाना, विनियमित किया जाना, 4 चीजें याद रखनी है। लो, कर में हमको क्या क्या याद करना है? कर लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित किया जाना, विनियमित किया जाना। ठीक है, एग्जाम में कूट में पूछे गए ये क्वेश्चन। ठीक है, कूट में जो स्टेटमेंट लिख के पूछते हैं ना, वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। ये याद रखना है हमको, ये कीवर्ड, 4 कीवर्ड याद रखने हैं, कर, संचित निधि, ऋण और लोक लेखा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट, भारत सरकार द्वारा धन उधार, उधार आया ना यहाँ पे, उधार की जगह पर ऋण, धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन। ठीक है, विनियमन, नियम में बदलाव हो गए या फिर संशोधन हो गया। ठीक है, तो संशोधन या विनियमन उधार लेने संबंधी, या तो हमको उधार लेना है, या तो टैक्स लगाना है, तब या तो फिर कोई चीज संचित निधि पे भारित है। अब देखते हैं संचित निधि, स की बारी है। ठीक है, भारत की संचित निधि आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या निकालना, और भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना। धन का विनियोग करना मतलब जब बजट पास होता है ना, तो बजट संचित निधि, बजट का पैसा जो होता है संचित निधि से ही निकलता है। अब हमको याद रखना है कि आगे हम जाके निधियां भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ। आर्टिकल 266 और 267 में निधियां बताई गई। ठीक है, कि भारत सरकार के पास कितनी निधियां हैं, उसी में से एक होता है संचित निधि। जो जनता टैक्स भरती है ना, ये टैक्स के पैसे कहाँ जाते हैं? जीएसटी जो आप भरते हैं, वो टैक्स के पैसे संचित निधि के पास जाते हैं, संचित निधि में जाते हैं। ठीक है, और संचित निधि किसके पास रहती है? आरबीआई के पास रहती है। ठीक है, याद रखना है, संचित निधि आरबीआई के पास होता है। संचित निधि में ही जो जनता के पैसे होते हैं, जीएसटी के टैक्स जो हम भरते हैं, जो बहुत सारी फीस दी जाती है, सारी कहाँ जाती है? संचित निधि में जाती है। ठीक है, अब संचित निधि से ही बजट के लिए धन का विनियोग भी किया जाता है। ठीक है, जैसे जब बजट पास होता है ना, तो बजट पेश होना ही पहला चरण रहता है। आगे क्लास में हम बजट भी पढ़ेंगे, बजट को बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम बजट को। ठीक है, इत्मीनान से पढ़ेंगे बजट के सारे चरण में। आपको एक सारे चरण समझाऊंगी। फिर बजट के सारे चरण जब कंप्लीट हो जाते हैं ना, समितियों का वोट एंड अकाउंट सभी जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो क्या होता है लास्ट में? फिर आरबीआई से वो पैसे सैंक्शन होते हैं। ठीक है, फिर आरबीआई ही विभागों को उन पैसों का वो पैसे सैंक्शन करती है। ठीक है, कि आप रेलवे विभाग के लिए इतना बजट पास हुआ है, वित्त के लिए इतना पास हुआ है। ठीक है, तो फिर संचित निधि, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? धन उधार लेने संबंधित, फिर संचित निधि आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या निकालना, या फिर संचित निधि से धन का विनियोग करना। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया जाना। अब देखिए, अब लो आ गया। ठीक है, लास्ट वाला, संचित निधि या लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना। ठीक है, भारत की संचित निधि या लोक लेखा में कोई धन डाल रहा है तो भी से, यहाँ पे धन विधेयक की बात आ गई। ठीक है,
धन विधेयक और वित्त विधेयक में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, धन विधेयक जहाँ पे सिर्फ पैसों की बात हो रही है, ठीक है। अब पैसों को कोई योजना में शामिल कर दिया जाएगा, पैसों में योजनाओं को शामिल कर दिया जाएगा, तो जो बड़ा सर्कल बनेगा ना, जिसमें धन भी होगा और योजनाएं भी होंगी, तो यही जो बड़ा सर्कल रहता है, मतलब बड़ा सर्कल इन द सेंस कि आप इमेजिन करिए कि एक धन विधेयक है और उसमें आपने योजनाओं को जोड़ दिया, तो यही जो कुल है ये वित्त विधेयक बन जाएगा। और हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, याद रखना है। हर धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये धन विधेयक है, ठीक है। डी डी से हम शो करें, ठीक है, धन विधेयक है, इसमें हमने योजनाओं को जोड़ दिया है, योजनाएं, ठीक है। अब जो ये बड़ा सर्कल बना है ना, ये टोटल कहलाएगा क्या, वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक। अब यहाँ पे हम ये वाले अगर धन विधेयक को देखें तो सारा का सारा धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये धन विधेयक नहीं है, लेकिन ये वित्त विधेयक के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलकर ही वित्त विधेयक बना रहे हैं। भारतीय संविधान के 110(2) में यह प्रावधान किया गया है कि देखिए 110 जहाँ पे वो कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा बताता है, वहीं में 110(2) ये बताता है, 110(2) कि किन किन चीजों को हम धन विधेयक में नहीं शामिल करेंगे, ठीक है, धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो देखना है इसमें, जैसे कोई जुर्माना या आर्थिक दंड से संबंधित धन हो तो इसे हम धन विधेयक नहीं मानेंगे। सेवाओं या लाइसेंस की फीस हो तो इसे हम धन विधेयक नहीं मानेंगे, ठीक है। या फिर किसी प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कोई कर लगाया या हटाया गया हो। स्थानीय प्राधिकारी मतलब जो गांव में सरपंच हो या फिर ग्राम सभा द्वारा कोई कर लगाया गया हो, तो वो स्थानीय निकायों से संबंधित है, ठीक है। तो इसे हम धन विधेयक नहीं मानेंगे। याद रखना है, जुर्माना या आर्थिक दंड हो या फिर किसी लाइसेंस की या फिर वैसी कोई फीस ली गई हो या फिर स्थानीय निकायों द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई कर लगाया गया हो, कर लगाया हटाया गया हो, तीन चीजों को हम इसमें नहीं शामिल करते हैं, ठीक है। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, आर्टिकल 110(3) कहता है। 110(2) क्या कहता है, उन विषयों को बताया गया है जैसे जुर्माना, आर्थिक दंड, लाइसेंस संबंधी फीसें या फिर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लगाया या हटाया गया कर, तीन चीजें किसमें नहीं है, धन विधेयक में शामिल नहीं होती हैं। 110(3) कहता है कि धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये हमने ऊपर पढ़ा था। आर्टिकल अभी देख रहे हैं, आर्टिकल है 110(3). आर्टिकल 110(3) क्या कहता है कि धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अब धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, यह आर्टिकल 117 कहता है। हमने देखा था कि जो धन विधेयक होता है ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है, कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। तो यह आर्टिकल 117 के अनुसार ही ये काम होता है, ठीक है। धन विधेयक यदि लोकसभा में पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास इस मामले में बहुत सीमित अधिकार होते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा न ही संशोधन कर सकती है और न ही खारिज कर सकती है, वह अधिक से अधिक 14 दिनों तक इसे रोक कर रख सकती है। यदि 14 दिनों के भीतर विधेयक पर राज्यसभा द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है तो धन विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, लेकिन लोकसभा मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में बताता है, ठीक है। ये जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सभी भागों में लागू होगा। आर्टिकल 111 में मेन राष्ट्रपति जी के बारे में बताई गई है, उनके वीटो पावर्स के बारे में। वीटो पावर्स का जो ओरिजिन है वो यहीं से आता है, ठीक है। वीटो पावर का जो भाव है वो यहीं से आता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति जी के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत, ठीक है। 111 के तहत उन्हें साधारण विधेयक में या फिर किसी भी विधेयक में 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। याद रखना है, यहाँ पे धन विधेयक की बात नहीं हो रही अभी, ठीक है। मैं अभी आपको वीटो पावर समझा रही हूँ, ठीक है। या तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे दे, या तो मना कर दे, या तो फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दे। याद रखना है मेन वीटो पावर 3 ही होते हैं, ठीक है। या तो स्वीकृति दे दे, या तो फिर मना कर दे, या तो फिर जैसे अपने पास रख ले, ठीक है। स्वीकृति दे देगी तो स्वीकृति दे देंगे तो वो तो पारित हो जाएगा, लेकिन स्वीकृति नहीं देने के भी 3 कारण होते हैं। याद रखना, अभी साइड बाय साइड हम याद कर रहे हैं। आर्टिकल 111 को मैं भी आपको समझाऊंगी।
स्वीकृति देते हैं तो विधेयक पारित हो जाता है। स्वीकृति नहीं देने के 3 तरीके हैं, या तो मना कर देंगे हम, या तो अपने पास रख लेंगे, या तो फिर बोलेंगे कि एक बार और देख लो, आप एक बार और इसमें मतलब पुनर्विचार के लिए लौटा देना। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति जी के पास स्वीकृति न देने के 3 मेन वो होते हैं, जरिए होते हैं। एक तो वो मना ही कर देंगे, एक तो फिर क्या करेंगे, अपने पास रख लेंगे, जेबी पॉकेट विटो, जो मैंने आपको पहले ज्ञानी जैल सिंह के टाइम में समझाया था। ज्ञानी जैल सिंह ने पहला जो भी जेबी पॉकेट विटो यूज किया हुआ है। और ये हमने राष्ट्रपति जब पढ़ रहे थे हम, तो राष्ट्रपति जी की शक्तियों में भी वीटो पावर्स को पढ़ा हुआ है। यहाँ पे बस हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन धन विधेयक के केस में अब थोड़े से चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। धन विधेयक के केस में क्योंकि उनकी पूर्वानुमति से मिला था, तहत मिले अधिकार धन विधेयक के संदर्भ में नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 111 के तहत जितने भी अधिकार होते हैं ये धन विधेयक के संदर्भ में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति मिल चुकी है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में उनके पास 2 ही विकल्प होते हैं। क्या? 2 विकल्प होते हैं, अपनी स्वीकृति दे दे या फिर सुरक्षित रख ले। स्वीकृति सुरक्षित रख ले मतलब अपने पास रखे, हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। सामान्यतः धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य जिसका मतलब उल्लेख आर्टिकल 117 में किया गया। आर्टिकल 117 में किया गया है इसका उल्लेख। क्या उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश से ये जो धन विधेयक है ये लोकसभा में पेश किया जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, वित्त विधेयक के बारे में देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने हम अभी तक विधेयक ही देख रहे हैं, ठीक है। मैंने क्रम इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि पहले हमने क्या देखा, साधारण विधेयक देखा, फिर इसके बाद हमने क्या देखा, धन विधेयक देखा, यहाँ पे अभी धन विधेयक देखा। अब हम अगली क्लास में वित्त विधेयक के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल लाइक करें, प्लीज लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहाँ पे किस पॉइंट में डाउट है या फिर कोई दिक्कत है, ठीक है। और या फिर कोई अगर स्पेशल किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, साइंस हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, या फिर कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसकी एक अलग से क्लास भी ले दूंगी, ठीक है। उसकी एक अलग से क्लास भी डाल दूंगी इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब विद्यालय IAS।